Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of general math, that is analytical reasoning. Analytical reasoning एक ऐसा टॉपिक है जनरल मैथ का जो अगर मेरी ओपिनियन लें तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल सबसेक्शन है, ये जो टॉपिक है वो एनालिटिकल रीजनिंग है। और इसकी एक वजह यह है कि ये बाकी तमाम सबसेक्शन से बिल्कुल हटके है। जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो जनरल मैथ के हैं, चाहे वो एडवांस मैथ के हैं, ये उन सब से हटके है। उसकी रीज़न ये है, आप मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़, किसी भी टॉपिक की डिस्कशन कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास कुछ ऑलरेडी टूल्स होते हैं। टूल्स क्या होते हैं? आपके पास चंद प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जिनकी बेस पे आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब अज्यूम करें आप इंटरेस्ट टेस्ट में बैठे हैं, तो वहाँ पे अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले काम होता है आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद आप उसके ऊपर रेलिवेंट जो भी फार्मूला अप्लाई हो रहा हो, जो भी ट्रिक अप्लाई हो रहा हो, आप उसके ऊपर ट्रिक अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जो आपका काम है वो 50% होता है। ठीक है, स्टेटमेंट को समझें, उसके ऊपर जो भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जो भी शॉर्टकट अप्लाई हो रहा है, या जो भी रेलिवेंट उसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट अप्लाई हो रहा है, आप उसके ऊपर अप्लाई करें। यू हैव डन योर 50% टास्क। अब बाकी जो 50% काम है वो फार्मूले का काम है, वो खुद ही आंसर निकाल देगा, दैट्स ऑल। लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें 100% काम आपका होगा। ठीक है, जिसमें जितना भी काम करना है आपने इंटरेस्ट टेस्ट में वो आपने करना है। कोई फॉर्मूला आपको हेल्प नहीं करेगा, बल्कि यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ बाई योर ब्रेन। और आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो उसकी कोई ना कोई प्री रिक्विजिट होती है। ठीक है, कोई ना कोई उससे पहले अगर आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर आप उस पोजीशन में होते हैं कि उस अगले टॉपिक को पढ़ सकें। जैसा कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, इंटीग्रेशन एक टॉपिक है मैथमेटिक्स में। अगर आपने उसको डिस्कस करना है, उसको पढ़ना है, अगर उसको समझना है, तो उसके लिए पहले आपको डेरिवेशन का आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं प्री रिक्विजिट। तो इंटीग्रेशन का प्री रिक्विजिट क्या है? डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन के रूल्स पे आपकी ग्रिप होगी, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हम इंटीग्रेशन में बार बार बात करते हैं कि जैसा कि हमने डेरिवेशन में किया था, यहाँ पे उसके अपोजिट करेंगे। ठीक है, सो दोनों चीज़ें लिंक होती हैं, इसको बोलते हैं प्री रिक्विजिट। तो हर चीज़ का कोई ना कोई प्री रिक्विजिट होता है। ठीक है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसका ऐसा सच कोई प्री रिक्विजिट नहीं होता। ठीक है, सिर्फ जो भी लिसनर या जो भी स्टूडेंट बैठा है उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए 1 + 1 = 2। ठीक है, तो जिसको ये पता है कि 1 + 1 = 2, तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हैं, डेट आर ऑन द सेम पेज। अब क्या प्री रिक्विजिट है? फिर एनालिटिकल रीजनिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की? इसके लिए उस चीज़ की ज़रूरत होती है जो स्टूडेंट के पास बहुत कम होती है। ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा कमी होती है ड्यूरिंग इंटरेस्ट टेस्ट, और वो चीज़ है कंसंट्रेशन। ठीक है, योर कंसंट्रेशन विल मैटर। जो स्टूडेंट जितना कंसंट्रेट करेगा, प्रॉब्लम को जितना समझने की कोशिश करेगा, उसमें जितना इन्वॉल्व होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ आप एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें जैसे आप अपनी हॉबी कर रहे हैं। कोई आपकी हॉबी, अगर आप ये समझेंगे कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। सो इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन। सो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, तो आपने कंसंट्रेशन के साथ इसको करना है। क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होगी, वी डोंट हैव प्री डिफाइंड फार्मूला जिसको जस्ट अप्लाई करें। 100% हमें अपना ब्रेन यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें हमारी कंसंट्रेशन जो है वो एक लाजमी हिस्सा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सबसेक्शन। और आपने जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपने अपने बाकी तमाम काम छोड़ के डायरेक्ट टोटल अपनी 100% कंसंट्रेशन इस सबसेक्शन को देखनी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग। सो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, प्री रिक्विजिट। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है ना, इसका होना लाजमी है इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, और कंसंट्रेशन भी किस लेवल की? यू आर सीइंग दैट इस लेवल की कंसंट्रेशन होगी, देन यू कैन सॉल्व, देन यू कैन डू वेल इन योर एग्जाम। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर इन दिस पोजिशन। ठीक है, वाइल लिसनिंग दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी बेसिक कि एनालिटिकल रीजनिंग होता क्या है, किस तरह के प्रॉब्लम्स को हम एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर। अब इसमें जैसा कि हमने पहले बात की कि कोई इसमें प्री डिफाइंड फार्मूला नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, अगर उनको हम अपनी प्रॉब्लम को अप्लाई करें तो चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। ठीक है, जब इसको हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं, तो हम पॉइंट्स टू पॉइंटर में देखेंगे। एट द एंड वी हैव सम प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे जो प्रैक्टिस एग्जाम्पल के क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास केस स्टडी होगा। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो केस स्टडी टाइप होते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है, और उसको आपने इवेल्युएट करना होता है, उसको समझना होता है। सो दीज क्वेश्चन आर लाइक केस स्टडी। तो एंड पे हम उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं,
You guys must join Top Grade. I am Hira Osman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDK 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. Top Grade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। Top Grade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Mozam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed Top Grade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. Analytical reasoning questions are set of questions based on a given situation, such as students standing in a row और select member for committee from the given candidates etc. आपके जो प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि आपको एक सिनेरियो दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ रो, आपने उनको अरेंज करना है एक ख़ास ऑर्डर में, उसके लिए आपको कुछ रूल्स दिए जाएंगे, ठीक है। या ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे होते हैं सेलेक्ट मेंबर फॉर कमेटी, एक आपने कमेटी तश्कील देनी है, ठीक है। जैसा कि इलेक्शन के लिए अगर आपने कोई कमेटी तश्कील देनी है, ठीक है, कोई बेंच तश्कील देना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी कि इस कमेटी की ये कंडीशन होनी चाहिए, तो वो किस तरह कमेटी डिफाइंड होगी, ठीक है। इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको होते हैं। आपको एक डाटा सेट दिया जाता है और उसमें के ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि आप अब इसको एक हतमी शक्ल दें, ठीक है। ईच एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन इज़ अ लॉजिकल पजल, तो बेसिकली एक लॉजिकल पजल होती है आपके माइंड को थोड़ा सा घुमाने के लिए, ठीक है, सिर्फ उसको पजल देने के लिए। कोई भी क्वेश्चन होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, उसका मकसद क्या होगा, आपके माइंड को थोड़ा सा जो है ना एक्टिवेट किया जाए, ठीक है। सो एवरी एनालिटिकल क्वेश्चन इज़ अ लॉजिकल पजल बेस्ड ऑन अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। तो आपको जो कुछ कंडीशंस दी होंगी उनकी बेस पे आपके माइंड में एक पजल क्रिएट किया जाएगा जिसको आपने इवेल्युएट करना होगा। Analytical reasoning questions are designed to check the one's ability of conceptual learning. ये वाहिद ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, योर कंसेप्चुअल लर्निंग, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट से पूछते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग का तो हमारी फील्ड में कोई ताल्लुक ही नहीं होता, तो इसको करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सबसे ज़्यादा जो मैटर कर रही होती है आपकी फील्ड में, डैट इज़ एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। अननोन प्रॉब्लम्स उनको कैसे सॉल्व करना है, तो हम वहाँ पे ये मैथमेटिक्स ही अप्लाई करेंगे। सो ये वाहिद सब सेक्शन है, वाहिद टॉपिक है जो आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग को, कि आप कोई किसी भी सिचुएशन को जिसमें एक आम बंदा पैनिक हो जाता है, तो उसमें आपने उसको कैसे टैकल करना है, तो ये उस चीज़ को टेस्ट करती है। एंड हाउ वन रिस्पॉन्स टू सॉल्व अ कम्प्लेक्स सिचुएशन, ठीक है। तो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। सो हमें करना असल में क्या है, वी हैव टू सॉल्व लॉजिकल पजल, ठीक है। और वो उसकी कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है, ठीक है। लाइक वी हैव टू फॉर्म अ कमेटी, स्टूडेंट स्टैंडिंग इन अ रो, उनको हमने अरेंज करना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल करेंगे, आपकी ये क्लियर हो जाएंगी। देन जंपिंग टुवर्ड्स पॉइंट्स टू पॉन्डर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनालिटिकल गेम। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर इसकी बात करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना है। सो कंपोनेंट्स ऑफ एनालिटिकल गेम, सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है सिचुएशन। हमें एक सिचुएशन दी जाएगी और सिचुएशन क्या होती है, द सिचुएशन पार्ट कंसिस्ट ऑफ सर्कमस्टांस ऑफ प्रॉब्लम एंड व्हाट टू अचीव। आपको प्रीएम्बल दिया जाएगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं इब्तदाइया, ठीक है। सर्कमस्टांस का आप क्या मतलब लेंगे, प्रीएम्बल या इब्तदाइया, मतलब आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा तो उसकी आपको थोड़ा सा पहले पस मंज़र दिया जाएगा,
ठीक है, आपको सर्कमस्टांस दिया जाएगा कि इस तरह प्रॉब्लम है और इसमें इतने लोग हैं और आपने इसको इस तरह करना है। फिर हमें क्या कहा होगा, एंड व्हाट टू अचीव, और हमें एंड पे ये भी बताया होगा कि हमने इसमें क्या अचीव करना है। ठीक है, हमने मतलब अरेंजमेंट किस तरह करनी है। ठीक है, सो दिस पार्ट इज नोन एज सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें दिस पार्ट आल्सो इंक्लूड रिसोर्सेज टू यूज फॉर कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कुछ हमें रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ टूल्स भी दिए जाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ कमर्शियल डिज़ाइनिंग फर्म इज़ स्केजुलिंग एग्जैक्टली 6 टास्क। एक फर्म है, उसने टोटल 6 टास्क को कंप्लीट करना है, JKLMNO, फॉर अ पर्टिकुलर वीक, मंडे थ्रू सैटरडे। आपके पास टोटल 6 टास्क हैं और उसको एक वीक में कंप्लीट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, देखें, ये आपको सर्कमस्टांस दिया गया, आपको कंडीशन दी गई, इब्तदाइया दिया गया। ठीक है, एक उसका पस मंजर दिया गया कि हमारे प्रॉब्लम असल में है क्या। ठीक है, सो दिस इज सिचुएशन का पहला पार्ट। सिचुएशन का दूसरा पार्ट क्या होता है, रिसोर्स। अब देखें रिसोर्स क्या है इसमें, ईच टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन 1 फुल डे। अब आपको फर्दर बता दिया गया कि एक दिन में आप एक ही टास्क कर सकते हैं। ठीक है, आइदर JKLMNO, एक दिन में आप एक ही टास्क करेंगे, एंड एग्जैक्टली 1 टास्क विल बी स्केड्यूल्ड फॉर ईच डे। ठीक है, यू कैन नॉट परफॉर्म 2 साइमल्टेनियसली टास्क इन अ सिंगल डे। ठीक है, तो ये आपको कहा गया कि आप एक दिन में आप एक ही टास्क करेंगे। तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे सर्कमस्टांस और प्रीएम्बल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पस मंज़र। आपको ये क्या दिया गया है, पस मंज़र दिया गया या आपको सर्कमस्टांस दिया गया। ठीक है, तो देखें सिचुएशन के भी फर्दर 2 पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट सर्कमस्टांस या उसका पस मंज़र, और सेकंड पार्ट क्या है, रिसोर्स। आपको फर्दर थोड़ा सा अलाइन कर दिया गया कि इसके ऊपर आपने इसको कैसे लेके चलना है। ठीक है, कि एक दिन में एक ही काम होना चाहिए। सो पहला कंपोनेंट क्या होगा एनालिटिकल गेम का, सिचुएशन, और उसमें आपको क्या क्या गिवन होगा, सर्कमस्टांस और एंड रिसोर्स। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एनालिटिकल गेम, सिचुएशन। देन लिमिटेशंस और रूल्स, वी आर गिवन विद लिमिटेशंस और रूल्स। इसको बाज़ औक़ात हम कंडीशंस भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनालिटिकल गेम इज लिमिटेशन और रूल्स। सबसे जो इम्पॉर्टेंट या जो क्रक्स होता है हमारे एनालिटिकल गेम का, वो ये पार्ट होता है, रूल्स। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली रूल्स ने ही पजल क्रिएट करना है। ठीक है, जो सिचुएशन है उसने कोई पजल क्रिएट नहीं करना, वो सिंपल आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया। पजल जो क्रिएट होगी वो रूल्स पे होगी, विच एक्सप्लेन कंस्ट्रेंट्स टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कुछ कंडीशंस वहाँ पे अप्लाई होंगी। रूल्स आर बैकबोन इन ऑर्डर टू सॉल्व द एनालिटिकल गेम। इफ वन फेल्स टू अंडरस्टैंड द सिंगल रूल देन ही कैन नॉट रिस्पॉन्ड मोस्ट क्वेश्चन करेक्टली। क्या अब यहाँ पे बात की गई है, अगर आप कोई एक रूल भी सही तरह से कंप्रीहेंड नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो आपके तमाम क्वेश्चंस को इफ़ेक्ट करेगा। उसकी रीज़न ये है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन के ऊपर हम तमाम रूल्स को अप्लाई करेंगे, और अगर तमाम रूल्स वैलिड होंगे देन वी विल सिलेक्ट आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 कंडीशंस हैं, 5 रूल्स हैं, उसमें से आपको एक भी क्लियर नहीं है तो अल्टीमेटली वो हर क्वेश्चन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, सो इफ़ यू आर अनएबल टू इवन अंडरस्टैंड सिंगल रूल दैट विल इफेक्ट योर ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि इस पोर्शन में, इस पार्ट में हमें तमाम रूल्स को अच्छी तरह समझना है। ठीक है, फिर हम अपने क्वेश्चंस के राइट आंसर की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने ऊपर डिस्कस की है, एक सिचुएशन डिस्कस की है, तो अब उसकी कंडीशंस कैसे दी जा सकती हैं। इन अबव एग्जांपल फॉलोइंग आर द रूल्स। आपको टास्क दिए गए थे कुछ, और उसमें से अब उसके रूल्स क्या आपको दिए हुए हैं। पहला रूल या पहली कंडीशन ये है, जे मस्ट बी कंप्लीटेड सम टाइम बिफोर एल इज़ कंप्लीटेड। ये अब आपको पहली कंडीशन है कि जे जो टास्क है वो आपने एल से पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, हमने मंडे टू सैटरडे टास्क कंप्लीट करना है। कंडीशन क्या है कि जे को हमेशा एल से पहले होना चाहिए। अगर आप एल को कर रहे हैं ट्यूसडे को, तो जे क्या होना चाहिए, वो लाजमी पहले होना चाहिए, चाहे 1 दिन पहले हो चाहे 2 दिन पहले हो, लेकिन उससे पहले होना चाहिए। दिस इज़ फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद एम मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर ओ। एम को आपने ओ से पहले करना है। अब इमीडिएटली बिफोर का क्या मतलब है कि लाजमी 1 दिन पहले। ठीक है, अगर आपने ओ को किया है वेडनेसडे को,
अगर आपने ओ टास्क कंप्लीट किया वेडनेसडे को तो एम को लाजमी तौर पे ट्यूसडे को करना पड़ेगा, ठीक है। इमीडिएटली बिफोर का क्या मतलब है कि उससे एक दिन पहले, तो ट्यूसडे को आप क्या करेंगे, एम को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ होती है बिफोर, एक चीज़ होती है इमीडिएटली बिफोर। बिफोर का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ वेडनेसडे को की है तो बिफोर का क्या मतलब है, आप उससे आपने पहले करना, चाहे मंडे को कर लें या ट्यूसडे को कर लें, उससे पहले होना चाहिए। लेकिन इमीडिएटली बिफोर का क्या मतलब है, उससे एक दिन पहले लाजमी, अगर एक वेडनेसडे को तो उससे इमीडिएटली बिफोर क्या होगा, ट्यूसडे को। तो ये स्टेटमेंट में दोनों चीज़ में फ़र्क है, बिफोर और इमीडिएटली बिफोर। तो ये दूसरा रूल आपको बताया हुआ है। थर्ड रूल आपको, थर्ड कंडीशन बताई हुई है, एम मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर, इसमें भी वो है, ठीक है। अभी आपको तीन कोई से रूल दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको सिचुएशन दी जाएगी और आपको तीन रूल्स दिए जाएंगे और उनकी बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पे आपको हम उसका एब्स्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, सिचुएशन है और उसके बाद हमारे पास रूल्स हैं, ठीक है। और हमने देखा कि रूल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिटिकल गेम, ठीक है। और एंड वी हैव टू कंप्रीहेंड ईच एंड एवरी रूल साइमल्टेनियसली। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ रूल्स हैं, ठीक है। हमें जो कंडीशंस दी जाएंगी वो भी दो तीन तरह की होती हैं। पहला रूल है वो है बेसिक रूल, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स कैसे होते हैं, द रूल विच कंटेन सिंपल कंडीशन और हैज मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस इज बेसिक रूल। बेसिक रूल्स में क्या है जी, दैट विल सिंपल रूल, सिंपल कंडीशन होगी, ठीक है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एंड हैज़ मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, तो ये दोनों चीज़ें हैं कि वो सिंपल होगा और उसकी अकरेंस की मिनिमम चांसेस होंगे, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं थ्रू एग्जांपल। इन अबव एग्जांपल द थर्ड रूल, हमने थर्ड रूल क्या डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूल है, एन मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन थर्सडे। ये कोई भी रूल दिया गया है जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं एग्जाम्पल सिचुएशन, उसमें ये रूल था कि एन मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन थर्सडे। ये हमने एक रूल डिफाइन कर दिया। इसका क्या मतलब है कि एन को थर्सडे को ही होना है। अब एन थर्सडे के अलावा किसी और दिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि रूल क्या कह रहा है, रूल ने एन को क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ थर्सडे को। तो ये क्या होगा, बेसिक रूल होगा, क्योंकि इसके अकरेंस के चांसेस वो क्या है, मिनिमम। सिर्फ ये थर्सडे को हो सकता है और किसी दिन नहीं होगा, तो इसके अकरेंस के चांसेस क्या है, मिनिमम। सो दिस इज बेसिक रूल। और दूसरा आप ये देखें, इट इज ईजी टू कंप्रीहेंड, इसको समझना भी आसान है, बिल्कुल सिंपल रूल है कि एन जो है वो थर्सडे को होना चाहिए। इसमें और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि एन जो है वो थर्सडे को होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज बेसिक रूल। सिमिलरली, now task n has only one possibility of occurrence, then third rule is basic rule because it has minimum possibility of chance, ठीक है। जैसे इसी की बात कर रहे हैं कि क्योंकि इसके मिनिमम चांसेस है occurrence के सिर्फ थर्सडे को। सो दिस इज आवर बेसिक रूल। अब एक और एग्जांपल इसमें है कि अगर हमें रूल ये दिया गया है, लेट n मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन थर्सडे और फ्राइडे। अब यहाँ पे क्या किया गया है, एक दिन और बढ़ा दिया गया, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम कंडीशन थी वो क्या थी, वी हैव टू कंप्लीट आवर टास्क ऑन थर्सडे, और यहाँ पे क्या है, वी हैव टू कंप्लीट आवर टास्क ऑन थर्सडे और फ्राइडे। अब ये बेसिक रूल कैसे होगा, इसके ऊपर ये कंडीशंस कैसे अप्लाई होंगी, मिनिमम पॉसिबिलिटी एंड सिंपल कंडीशन, इसको देखते हैं। आप ये देखें, सबसे पहले देखें कि यहाँ पर भी जो अकरेंस के चांसेस हैं वो मिनिमम है। ये मैंने इसलिए रूल डिस्कस किया है कि मिनिमम का हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक ही चांस हो, जैसे वहाँ पे ऊपर एक ही चांस है ना कि सिर्फ थर्सडे को करना है, एक से ज़्यादा चांस भी हो सकते हैं कि या ये थर्सडे को या फ्राइडे को हो, तो ये भी बेसिक रूल है। और इसको आप देखिए, इसको समझना भी बिल्कुल आसान है, ठीक है, कि हमारा काम या थर्सडे को या फ्राइडे को हो, ठीक है। तो थर्सडे और फ्राइडे के अलावा और ये किसी दिन नहीं हो सकता। तो बेसिक रूल में ज़्यादातर आपको दो ही पॉसिबिलिटी दी जा सकती हैं, इसमें तीन भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है 1 और 2, या एक पॉसिबिलिटी होगी या दो पॉसिबिलिटी होगी, इसको हम बोलेंगे मिनिमम पॉसिबिलिटी, और वो समझने में बिल्कुल आसान होंगी, ठीक है। सो दिस इज बेसिक रूल। नाउ टास्क एन हैज़ ओनली 2 पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, अगेन इट इज़ बेसिक रूल बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 पॉसिबिलिटी ऑफ चांस। सो ये आपके होते हैं बेसिक रूल। तो आपको जितने भी रूल दिए जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में, तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बेसिक रूल हैं और कौन से रिलेशनशिप रूल हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हमने इसको किस तरह टैकल करना है। सो दीज आर बेसिक रूल्स। अब सेकंड टाइप रूल कौन से होते हैं, रिलेशनशिप रूल्स। ये उससे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो लिहाजा हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। ये कौन से रूल्स होते हैं, द रूल विच डिस्क्राइब सम रिलेशन बिटवीन एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप रूल। फॉर एग्जाम्पल,
इन above एग्जाम्पल द फर्स्ट एंड द सेकंड रूल आर रिलेशनशिप रूल्स। हमें फर्स्ट एंड सेकंड रूल क्या दिए गए थे? जे मस्ट कंप्लीटेड सम टाइम बिफोर एल इज़ कम्प्लीटेड। जे को अगर आपने परफॉर्म करना है तो वो क्या होना चाहिए? वो हमेशा एल से पहले होना चाहिए। इसी तरह एम मस्ट बी कम्प्लीटेड ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर ओ, कि अगर आपने जिस दिन ओ का टास्क कंप्लीट करना है उससे लाजमी एक दिन पहले आपने क्या करना है? एम को परफॉर्म करना है। अब ये कैसे हुए रिलेशनशिप रूल? देखिए, इसमें एक टास्क दूसरे टास्क पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस पहले रूल की बात करते हैं, जे मस्ट कंप्लीटेड सम टाइम बिफोर एल। हम बात करते हैं कि एल को हमने परफॉर्म करना है ट्यूसडे को हम परफॉर्म करेंगे एल। तो अब जे को हम कब कब परफॉर्म कर सकते हैं? एक ही पॉसिबिलिटी है, जे को हम मंडे को परफॉर्म करेंगे। अब अगर हम एल की लोकेशन चेंज कर दें, अब हम क्या कहते हैं कि एल को हम परफॉर्म करेंगे फ्राइडे को, तो अब जे को परफॉर्म करने के कितने चांसेस हैं? हम इसको मंडे को भी कर सकते हैं, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी और थर्सडे को भी, सिर्फ हमने एल से पहले करना है। तो देखिए, अब आप एल की लोकेशन जो है वो जे की लोकेशन को इफेक्ट कर रही है। सो क्या है? आपस में इनका रिलेशनशिप है। सो दिस रूल इज नोन एज रिलेशनशिप रूल, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है? आपको क्वेश्चन में कहा जाता है समटाइम्स बिफोर और समटाइम्स आफ्टर, ये इसकी सिंपल पहचान है। और इसमें एक टास्क या एक जो एंटिटी है वो दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है, उसकी पोजीशन हमने चेंज की तो इसकी पोजीशन भी, इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी चेंज हो गई। सो दिस इज रिलेशनशिप रूल। इसी तरह एम मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर ओ। अब इसमें भी देखें, अगर हम ओ की पोजीशन को चेंज करते हैं तो हमारे पास एम की पोजीशन भी चेंज होगी। तो यहाँ पे एक टास्क दूसरे टास्क पे डिपेंड कर रहा है, समटाइम्स बिफोर एंड समटाइम्स आफ्टर। सो दिस रूल इज नोन एज रिलेशनशिप रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन जे एंड एल एज जे मस्ट कंप्लीटेड बिफोर एल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ इफ वन नोज अ सेटिंग ऑफ एल और जे देन ही कैन डिटरमाइन द सेटिंग ऑफ रिमेनिंग टास्क इजीली। Why students love top grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. सेकेंड रूल आल्सो डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन एम एंड ओ, तो हमने जैसे अभी डिस्कस किया है। अब इसमें तीसरी चीज़ है न्यू रूल। अब न्यू रूल क्या है? रूल विच इज़ मेड बाय कम्बिनेशन ऑफ गिवन और एग्जिस्टिंग रूल्स इज़ कॉल्ड न्यू रूल्स। ऐसा रूल जो आपको ऑलरेडी रूल दिए हुए हैं,
कोई भी आपको जब रूल्स दिए होंगे तो उसमें से कुछ बेसिक रूल्स होंगे, कुछ उसमें से रिलेशनशिप रूल्स होंगे। जब आप उन दोनों रूल्स को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हो सकता है कि आप उन दोनों से फर्दर कोई चीज़ डिड्यूस कर लें, ठीक है। अगर उन दोनों में से कोई और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही है तो आप अपनी तरफ से एक और रूल बना देंगे, इसको हम बोलते हैं न्यू रूल। ये आप खुद इसको बनाएंगे, ये आपको गिवन नहीं होगा, ठीक है। और ये बनाना ज़रूरी भी नहीं है। जब आप देखेंगे क्वेश्चन में कि अगर इस इन्फॉर्मेशन से, इन रूल से में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी मिल रही है तो आप एक और रूल बना लेंगे, उसको हम नाम देंगे न्यू रूल, इफ़ पॉसिबल, ठीक हो गया। सम टाइम गिवन रूल्स जनरेट और एक्सप्लेन फर्दर लिमिटेशन, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग रूल होते हैं वहाँ से में कुछ और इन्फॉर्मेशन जनरेट हो सकती है, तो उसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, न्यू रूल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने रूल्स में कौन कौन से डिस्कस किए, बेसिक रूल और रिलेशनशिप रूल। अब इन दोनों में आप इजीली इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेसिक रूल्स कौन से होते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, या उसमें क्या होगा आपको बताया जाएगा, बिल्कुल साफ लफ्ज़ में बताया जाएगा कि आप इस टास्क को या मंडे को करें या ट्यूसडे को करें, या आपको 2 दिन भी दिए जा सकते हैं। और रिलेशनशिप रूल्स में क्या है, एक टास्क या एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। समटाइम्स बिफोर एंड समटाइम्स आफ्टर, ये इसकी पहचान है, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर और रूल्स डिस्कस करने के बाद आपने देखना है हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सो देयर आर मेजर 3 स्टेप्स टू सॉल्व एनालिटिकल गेम। समराइज द गिवन कंडीशंस यूजिंग लॉजिकल सिंबल्स, दिस विल रिड्यूस कंप्लेक्सिटी। लॉजिकल सिंबल्स, आपकी जो भी कंडीशंस आपको दी हुई, जो भी रूल्स दिए हुए, उसको आप समराइज करें इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल सिंबल्स। इससे क्या होगा, आपकी कंप्लेक्सिटी रिड्यूस होगी। इसका मतलब यह है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनालिटिकल गेम के, तो आपको हर क्वेश्चन के ऊपर तमाम रूल्स अप्लाई करना पड़ेंगे। और अगर रूल्स आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे, जैसे अभी आपको रूल्स गिवन थे, तो आप क्या करेंगे, आप पहले हर रूल को हर दफ़ा पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसको हर रूल को अप्लाई करेंगे। अज्यूम करें आपको अगर 5 से 6 रूल्स दिए गए तो उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1 मिनट। और हर दफ़ा आप हर क्वेश्चन पे वापस आ रहे हैं तो इसमें एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आपको वो वेस्ट होंगे। तो क्यों ना आप ये करें कि वो जो आपको एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है रूल का, आप उसको सिर्फ 2 लेटर में उसको कन्फाइन कर दें। उसको कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल सिंबल्स। अब देखिए ये टूल्स हैं जो हमारे क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। तो हम सबसे पहला स्टेप होगा कि हम समराइज़ करेंगे अपनी कंडीशंस को, अपने रूल्स को इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल सिंबल्स। कोई भी एनालिटिकल गेम हम सबसे पहले ये काम किया करेंगे, ठीक है। उससे हमारे, अब देखिए अगर आप ये अप्लाई नहीं भी करेंगे क्वेश्चन आपका फिर भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप वो जो काम आपको 20 मिनट में करना चाहिए था आप वो 1 घंटे में करेंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या चीज़ है, यू हैव टू रिड्यूस योर टाइम, ठीक है। तो यू विल यूज़ लॉजिकल सिंबल, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, डिड्यूस फर्दर फैक्ट्स फ्रॉम गिवन फैक्ट्स इफ़ पॉसिबल। ये हमने अभी बात की न्यू रूल की, कि अगर गिवन फैक्ट्स में से या गिवन रूल में से आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसको भी नोट करें या उसका भी एक नया रूल बना लें, ठीक है। इफ़ पॉसिबल, यहाँ पे ये चीज़ क्या है, इफ़ पॉसिबल। अगर तो पॉसिबल है ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो इसमें आप मज़ीद ना उलझें, ठीक है। और एंड पे आप क्या करेंगे, ड्रा अ डायग्राम इफ़ नेसेसरी टू सिंप्लीफाई गिवन इन्फॉर्मेशन। तो ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आप देखें आपको जो रूल्स दिए गए हैं, अगर वो कोई सर्कुलर टाइप की उसमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे 6 स्टूडेंट्स हैं और आपसे कहा गया है कि आपने इनको एक सर्कल में अरेंज करना है, ठीक है। तो किस तरह अरेंज करेंगे, देखें अब सर्कुलर प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें आप समझते हैं कि डायग्राम बनाना आसान है और डायग्राम बना के आपका माइंड उसको ईजिली एक्सेस कर सकता है, देन यू शुड ड्रा द डायग्राम इफ़ नेसेसरी, ठीक है। तो देखिए ये टूल्स सिर्फ किस लिए हमने किए हैं, टू सिंप्लीफाई आवर स्टेटमेंट, टू सिंप्लीफाई आवर कंडीशंस। अब इसमें जो फर्स्ट 1 स्टेप, ये आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हर जो भी एनालिटिकल गेम का क्वेश्चन है, जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है, रूल्स देंगे, ये सब में अप्लाई होगा लाजमी तौर पर। ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। अगर तो कोई न्यू रूल बन रहा है, ठीक है, उसको रूल को आप बनाएं। अगर कोई डायग्राम ड्रा आप करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अगर आपका माइंड डायग्राम से इन्फॉर्मेशन को जल्दी एक्सेस करेगा, देन दैट्स वेरी एंड गुड, अदरवाइज आप उसको एच भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस रूल विल बी अप्लाइड ऑन एवरी क्वेश्चन एंड दीज आर ऑप्शनल, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब देखिए अभी जो हमने बात की थी लॉजिकल सिम्बल्स की, ठीक है। तो कौन कौन से लॉजिकल सिंबल्स होते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट लॉजिकल सिंबल्स, जो कि बार बार हम अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। ये सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको एंड कहा जाएगा रूल में, तो आप उसको प्लस से रिप्लेस कर देंगे, और को आप इस सिंबल से रिप्लेस कर देंगे। आप जानते हैं दिस इज सिंबल ऑफ और। सिमिलरली नॉट का सिंबल होगा नेगेशन। इफ़ देन, ये इफ़ देन का सिंबल होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कहा जाए रूल में
इफ़ ए इज सेलेक्टेड देन बी मस्ट सेलेक्ट। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ए, सिंपल आप इसको इस तरह लिख देंगे। अब अगर आप उसकी जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इफ़ ए इज सेलेक्टेड देन बी मस्ट सेलेक्ट, तो उसको पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा या इसको देखने में टाइम ज़्यादा लगेगा? ऑब्वियसली इसमें आपको सिर्फ जस्ट इन अ सेकेंड आप समझ जाएंगे, ठीक है। इफ़ ए इज सेलेक्टेड देन बी मस्ट सेलेक्ट, तो इसका मतलब है इफ़ देन, सेम एज नेक्स्ट टू, उसके लिए इक्वल, ठीक है। सेम एज नेक्स्ट टू का क्या मतलब है कि आप कहते हैं कि ए और बी को इकट्ठा आना चाहिए, या अगर ए आएगा तो बी भी आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेम एज नेक्स्ट टू, तो उसके लिए होगा नॉट सेम एज नॉट नेक्स्ट टू। इसका मतलब क्या है, इसको आप बोल सकते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि एक अरेंजमेंट है और हम चाहते हैं कि अरेंजमेंट में ए और बी इकट्ठे ना बैठें, तो उसके लिए भी ये सिंबल यूज़ कर लेंगे। तो बिल्कुल देखें, अब ये सारे रूल्स खुद से बनाए हुए हैं ना, ये सिर्फ आपके ताकि आपका माइंड जो है उसको जल्दी एक्सेस कर सके, और सबसे जो ऑब्वियस सिंबल होगा वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है एट लीस्ट, एट लीस्ट का सिंबल होगा इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, एट मोस्ट लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इज, ये उसका सिंबल है, ठीक है। तो ये ऐसे लॉजिकल सिंबल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ अगर आप खुद से बनाना चाहें, देखें ये जनरल टॉपिक है, ठीक है। इसमें से आपने मकसद, अब देखें जितनी हमने टूल्स यूज़ किए हैं उसका मकसद एक है, उसका मकसद क्या है, टू रिड्यूस कंप्लेक्सिटी। अब अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि ये जो सिंबल्स हैं मुझे इनसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है, ठीक है, कि मैं अगर इसकी बजाय मैं कोई और सिंबल यूज़ करना चाहता हूँ, मेरे लिए वो आसानी है, तो यू कैन यूज़ दैट। मकसद सिर्फ ये है कि आपका माइंड उसको इजीली एक्सेस करे, और एक्सपीरियंस ये है कि ये जो रूल्स हैं या ये जो आपके सिंबल्स हैं, दीज आर मोस्ट ऑब्वियस सिंबल्स। अगर आप इनके अलावा कोई और ऑप्ट करना चाहते हैं, यू कैन, ठीक है। सो पॉइंट्स टू पॉन्डर हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब हम देखेंगे अपने प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स को, ठीक है। और जितनी हमने अभी तक डिस्कशन की है आप देखेंगे कि वो हमें काफ़ी हेल्प आउट करेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर हम डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते तो काफ़ी टाइम वेस्ट होना था हमारा, लेकिन अब इन बेसिक टूल्स को हम जब उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक हम, एक तो हमें आसानी होगी क्योंकि कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, और दूसरा जो है टाइम स्पेन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं, और इसमें अब आपने इसको गौर से देखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप साथ साथ फॉलो करेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप एक पॉइंट भी मिस कर देंगे तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपने क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी वो एनालिटिकल रीजनिंग में होती है, कोई एक पॉइंट भी मिस कर दिया पूरा टॉपिक से आप बाहर, ठीक है। सो मेक श्योर योर कंसंट्रेशन इज एग्जाम्पल नंबर 1, समराइज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें हमने क्या करना है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, हमें उसको सिर्फ समराइज करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, अ कुक इज मिक्सिंग 8 इंग्रेडिएंट्स टू मेक न्यू डिशेज। द इंग्रेडिएंट्स आर A, B, C, D, E, F, G and H. The ingredients must be used according to conditions given below. तो ये आपको क्या दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है, और ये आपको क्या दी हुई है, कंडीशंस, या आपको रूल्स दिए हुए हैं। क्या रूल कौन कौन से? फर्स्ट रूल क्या है, इफ़ D इज़ यूज्ड इन द डिश G एंड H मस्ट आल्सो बी यूज्ड इन दैट सेम डिश। कि अगर आपने डिश में D यूज़ किया है तो G और H भी लाजमी होने चाहिए। सेकंड रूल, इफ़ G इज़ यूज्ड इन द डिश देन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 इंग्रेडिएंट्स C, D एंड E मस्ट आल्सो बी यूज्ड इन दैट डिश। कि अगर आपने एक डिश में G को यूज़ किया है तो इन तीनों में से कोई से 2 भी लाजमी यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या है, C कैन नॉट बी यूज्ड इन अ डिश विद G। C और G इकट्ठे एक डिश में यूज़ नहीं किए जा सकते। E कैन बी यूज्ड इन अ डिश इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ आल्सो यूज इन दैट डिश। G उसी वक्त यूज़ होगा अगर उसमें A भी यूज़ हुआ है, ठीक। B, C एंड D कैन नॉट ऑल बी यूज्ड इन द सेम डिश। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स एक ही डिश में यूज़ नहीं हो सकते। अब देखिए ये हमने पढ़े हैं रूल, हमने इनको क्या करना है, समराइज़ करना है, और समराइज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉजिकल सिंबल्स। तो आप देखेंगे जब इनको समराइज़ करेंगे तो हमारे पास उनको एक्सेस करने के लिए टाइम बहुत कम लगेगा। सो इनको वन बाय वन समराइज़ करते हैं। सो दिस इज समराइजेशन ऑफ दीज कंडीशंस। तो पहली कंडीशन क्या थी, इफ़ D इज़ यूज इन द डिश G एंड H मस्ट आल्सो बी यूज्ड। अगर D यूज़ किया है तो G और H भी मस्ट यूज़ होने चाहिए। देखिए अगर D यूज़ किया है तो G एंड H भी मस्ट यूज्ड,
ठीक है, हमने अभी सिंबल्स देखे हैं। इसका मतलब क्या है, मस्ट, इफ़ डी देन मस्ट, कि अगर आपने डी यूज़ किया है तो ये दोनों लाजमी तौर पे यूज़ होने चाहिए। अब यहाँ पे सिंबल है एंड का, एंड का क्या मतलब है कि दोनों यूज़ होने चाहिए। अगर यहाँ पे सिंबल होता और का तो उसका क्या मतलब है कि अगर आपने डी यूज़ किया है तो जी या एच में से कोई एक यूज़ कर लें। लेकिन यहाँ पे एंड का क्या मतलब है कि अगर आपने डी यूज़ किया है तो जी और एच दोनों लाजमी यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट रूल को समराइज़ किया। इसके बाद सेकंड रूल क्या है, इफ़ जी इज़ यूज इन अ डिश देन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सी डी एंड ई मस्ट आल्सो बी यूज्ड। इसको अब देखते हैं कि अगर आपने जी यूज़ किया है, इफ़ यू यूज़ जी देन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 सी डी और ई, इन तीनों में से कोई से दो लाजमी यूज़ करने पड़ेंगे अगर आपने जी यूज़ किया है। देखें, इफ़ जी इज़ यूज देन सी एंड डी और सी एंड ई और डी एंड ई, कि अगर आपने ये यूज़ किया तो इन तीनों में से या ये यूज़ कर लें पेयर, या ये पेयर यूज़ कर लें, या ये पेयर यूज़ कर लें। देखिए हमने कितनी सिमेट्री के साथ और कितनी खूबसूरती के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को लॉजिकल सिंबल असाइन किए। ठीक है, सो दिस इज समराइजेशन ऑफ सेकंड रूल। अब थर्ड रूल क्या था, सी कैन नॉट बी यूज इन डिश विद जी। सी और जी इकट्ठे एक डिश में नहीं आ सकते, सो सी इज़ नॉट इक्वल टू जी। ठीक है, ये इकट्ठे एक डिश में नहीं आ सकते। उसके बाद फोर्थ रूल क्या है, ई कैन बी यूज इन अ डिश इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ आल्सो यूज्ड इन दैट डिश। अब देखें, इसका एक ये भी सिंबल है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ। ठीक है, कि अगर आपने ई यूज़ किया है तो ई भी लाजमी साथ यूज़ होगा, तो इसका एक नया सिंबल है इफ़ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये भी यूज़ होता है, इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। और लास्ट रूल क्या है, बी सी एंड डी कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेम डिश। बी एंड सी एंड डी, नेगेशन के क्या मतलब है, कैन नॉट बी यूज्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, एंड का क्या मतलब है कि एट द सेम टाइम, ये तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते, नेगेशन। ठीक है, तो देखें हमने तमाम इन्फॉर्मेशन को उसको समराइज कर दिया लॉजिकल सिंबल से। अब जब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे तो जब वापस आएंगे हम अपने रूल्स को देखने के लिए, तो अब आप खुद देखें कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा या इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको देखने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे टाइम कम लगेगा, आप इसको ईजिली इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लेक्शन को रिड्यूस करेगा। सो ये हमने इसको समराइज़ कर दिया। ठीक है, और ये हमारा टारगेट था। अब एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हम इसको समराइज़ भी करेंगे, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इसको कंप्लीट हम करेंगे। इसमें स्टेटमेंट हमें गिवन है, इन अ स्कूल फंक्शन 6 स्टूडेंट्स JKL MN एंड O आर सिटिंग इन फ्रंट रो ऑफ 6 सीट्स। 6 स्टूडेंट्स हैं, वो फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, 6 ही सीट्स हैं। All 6 seats are numbered from 1 to 6, तो तमाम सीट्स को आपने नंबरिंग की हुई फ्रॉम 1 to 6। Only 1 person is sitting in 1 seat, एक सीट पे एक ही बंदा बैठ सकता है। तो देखें ये क्या चीज़ है आपकी, आपको स्टेटमेंट दी हुई, और स्टेटमेंट के बाद सेकंड पार्ट क्या होता था, रूल्स और कंडीशंस। अब आपको ये रूल्स दिए गए हैं। पहला रूल क्या है, J is sitting neither in seat 1 nor in seat 6। तो आप इसको क्या करें, जैसे ही रूल आप पढ़ेंगे तो उसको पैरेलली आप साथ उसकी समराइजेशन भी कर लिया करें। तो 1 by 1 हम रूल को जैसे ही देखेंगे साथ उसकी समराइजेशन करेंगे। पहला रूल क्या है, J इज सिटिंग नाइदर इन सीट 1 नॉर इन सीट 6, कि J ना सीट 1 में हो ना 6 में हो। इसको समराइज हमने कैसे किया सोल्यूशन में, J इज नॉट इक्वल टू 1 और 6। देखें इसे यहाँ पे अगर और की जगह एंड होता तो इसका क्या मतलब है कि वो 1 में भी नहीं बैठ सकता, 6 में भी नहीं बैठ सकता। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, नाइदर इन सीट 1 नॉर इन सीट 6, तो वो 1 और 6 दोनों में नहीं होगा। अगर यहाँ पे एंड होता ना तो इसका क्या मतलब है कि साइमल्टेनियसली वो दोनों में नहीं बैठ सकता। लेकिन क्योंकि एक बंदे ने एक ही सीट में बैठना है तो इसकी सेंस ही नहीं बनेगी एंड की, और ही आएगा यहाँ पे कि ना वो सीट 1 में बैठ सकता है ना 6 में बैठ सकता है। तो ये फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है, N इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू L। इसको समराइज हमने कैसे किया है, N और L इकट्ठे नहीं बैठ सकते, N इज़ नॉट इक्वल टू L। ठीक है, N एंड L इज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। रूल 3 क्या है, N इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K। ये भी बिल्कुल उसी तरह कि N और K भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। ठीक है, इसको भी आपने समराइज कर दिया। एंड एट द एंड O इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। इमीडिएट लेफ्ट का क्या मतलब होगा कि बिल्कुल उसके साथ कंसेक्टिव उसके लेफ्ट पे बैठा होगा। सो O इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, तो ये भी एक सिंबल है इमीडिएट लेफ्ट का। इसी तरह अगर इमीडिएट राइट की बात की जाए कि O इज इमीडिएट राइट ऑफ N, तो उसका ये सिंबल होगा।
ठीक है। तो ये भी सिंपल है आपको मज़ीद इसको समराइज करने के लिए। तो देखिए 4 रूल ये आपके पास हैं, आपने उनको समराइज़ कर दिया, सिर्फ 6 लेटर्स, 6 to 8 लेटर्स हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करें, अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग दीज रूल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग अरेंजमेंट्स गिवन इन द ऑर्डर फ्रॉम सीट 1 to 6 इज एक्सेप्टेबल, के फॉलोइंग दीज रूल्स, इनमें से कौन सी सीटिंग अरेंजमेंट वैलिड है या एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो हमने, इसका मतलब है चारों में से एक ही ऐसी अरेंजमेंट होगी जो एक्सेप्टेबल होगी। तो इनको हम देखते हैं। तो कैसे देखेंगे, अपने रूल्स को 1 by 1 चेक करेंगे। अब देखिए हम सिर्फ ये जो अभी हमने समराइज़ किए हैं रूल्स, तो ये सिर्फ इनको अप्लाई करेंगे, बजाय इसके कि हमें उसकी डिस्क्रिप्शन को देखें, पूरे रूल्स को पहले पढ़ें, हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने उनको लॉजिकल सिंबल से असाइन किए। अब आप क्या करें, हर ऑप्शन के ऊपर तमाम आप अपने रूल्स को अप्लाई करें 1 by 1, ठीक है। तो पहले हम रूल 1 देखते हैं, जे ना सीट 1 में होना चाहिए ना 6 में होना चाहिए। इसके पहले आप नंबरिंग कर लें, ये सीट 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपकी 6 सीट्स हैं। तो जे ना 1 में हो ना 6 में हो, यहाँ पे देखें जे 1 में है नहीं है, लेकिन जे 6 में है, तो ये आपकी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर पहला रूल अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। अगर कोई भी ऑप्शन ठीक होगी उसके ऊपर तमाम ऑप्शंस वैलिड होने चाहिए, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज डिस्कार्डेड। अब बी में देखें, इसके ऊपर पहला रूल अप्लाई करें, जे 1 और 6 में नहीं होना चाहिए, तो जे ना 6 में है ना 1 में है, तो पहला रूल तो अप्लाई हो गया। अब सेकंड रूल देखें, एन और एल इकट्ठे नहीं होने चाहिए, क्या एन और एल इकट्ठे हैं, नहीं, एल इधर है और एन इधर है, तो ये भी अप्लाई हो गया। तीसरा रूल क्या है, एन और के भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो देखें आप एन और के इकट्ठे, ये देखें एन और के इकट्ठे आ रहे हैं, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर तीसरा रूल अप्लाई नहीं हुआ, ठीक हो गया। अब आप ऑप्शन सी को देखें, इसके ऊपर फर्स्ट रूल अप्लाई करें, जे ना 1 में हो ना 6 में हो, तो देखें ना 1 में जे है ना 6 में है, ओके। सेकंड देखें, एन और एल इकट्ठे ना आए, एन और एल इकट्ठे आ रहे नहीं आ रहे, एन इधर है और एल इधर है, तो सेकंड भी वैलिड है। थर्ड देखें, एन और के भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, एन यहाँ पे और के यहाँ पे है, तो देखें यहाँ पे भी एन और के क्या हैं, वो इकट्ठे नहीं आ रहे, ठीक हो गया। और लास्ट देखें, ओ शुड बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, ओ जो है वो एन की लेफ्ट पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओ क्या है, एम की लेफ्ट पे है। देखें ये एम है, इसकी लेफ्ट पे क्या है, ओ, लेकिन ये होना क्या चाहिए था, एन की लेफ्ट पे होना चाहिए था, तो इसके ऊपर लास्ट रूल अप्लाई नहीं हुआ, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ऑब्वियसली इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये तीनों नहीं है और एनी ऑफ द अबव या नन ऑफ द ऑप्शन ही नहीं है, तो लाजमी तौर पे ये होगा, लेकिन इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं हम। फर्स्ट रूल देखें, जे ना 1 में हो ना 6 में हो, तो जे ना 1 में है ना 6 में है। एन और एल इकट्ठे ना हो, तो एन और एल इकट्ठे नहीं है। एन और के भी इकट्ठे ना हो, तो एन और ये एन है और के भी, ये भी इकट्ठे नहीं है। और लास्ट क्या है, ओ शुड बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, तो ओ जो है वो एन की बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होता है। देखें यहाँ पे एन है, एन की बिल्कुल लेफ्ट पे क्या है, ओ। सो इसके ऊपर तमाम रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। सो आवर एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट इज ऑप्शन डी, ठीक है। अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि हमें इस चीज़ का फ़ायदा क्या हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, एक्सेस करने में बहुत कम टाइम लग रहा है हमें, ठीक है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसी गेम का सेकंड क्वेश्चन ये है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग अरेंजमेंट्स गिवन इन ऑर्डर फ्रॉम 1 to 6 आर एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट। अब ये उसके बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ठीक है, एक ठीक नहीं है। हमारे रूल्स को एक ऑप्शन फॉलो नहीं करेंगे, वो कौन सी ऑप्शन है, तो इसको भी अब चेक करते हैं। वही रूल्स इनको अप्लाई करते हैं। ऑप्शन ए, रूल 1 इज सेटिस्फाइंग, जे ना 1 में है ना 6 में है, और इधर एन और एल इकट्ठे नहीं आ रहे, ठीक हो गया। और थर्ड क्या है, एन और के भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो देखें एन और के भी इकट्ठे नहीं है, और ओ एन की लेफ्ट पे होना चाहिए, तो देखें ओ एन की लेफ्ट पे है। सो दिस इज़ वैलिड, तमाम रूल्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। अब इसको देखें, जे 1 और 6 में ना हो, जे ना 1 में है ना 6 में, ठीक है। एन और एल इकट्ठे ना हो, एन और एल इकट्ठे नहीं है। एन और के भी इकट्ठे ना हो, एन और के भी इकट्ठे नहीं है। ओ एन की लेफ्ट पे हो, ओ एन की लेफ्ट पे भी है। सो दिस इज आल्सो राइट, ठीक है। अब इसको देखें, यहाँ पे ये है कि पहला रूल, जे ना 1 में हो ना 6 में हो, तो जे ना 1 में है ना 6 में है। एन और एल इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो ये देखें एन और एल इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड रूल, सेकंड रूल इज नॉट एप्लीकेबल है, एन एंड एल आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, जो कि रूल 2 को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस अरेंजमेंट
इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब ऑब्वियसली इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चारों में से एक ही ऑप्शन होगी जो इनवैलिड होगी, क्वेश्चन में यही कहा हुआ है, ठीक है। सो सी इज़ आवर रिक्वायर्ड ऑप्शन, ठीक हो गया। तो ये आपने ऐसी अरेंजमेंट जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज ऑप्शन सी। तो ये हमारी जो एग्जांपल 2 है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसमें आपने देखा कि हमें उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से 2 क्वेश्चन दिए हुए थे और एक में आपने एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट देखनी थी और एक में जो एक्सेप्टेबल नहीं थी उसको देखना था, ठीक है। आपने सिंपली रूल्स अप्लाई किए एंड यू गॉट योर आंसर, ठीक है। अब इसी तरह हमें एक और एग्जाम्पल दी गई है। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained 2nd position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained 4th position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. और उसमें सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? 7 trains RSTU W and X, आपको 7 ट्रेन दी गई हैं, आर टू बी स्केजुअल्ड फॉर डिपार्चर 1 at a time on the hour from 6 AM to 12 noon। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक इन 7 ट्रेन ने डिपार्ट करना है रेलवे स्टेशन से और ये हर ट्रेन 1 घंटे के बाद ही जाएगी, ठीक है। द स्केजुअल मस्ट कन्फर्म द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा तमाम ट्रेन को। तो ये हमारे पास क्या है? रूल्स और कंडीशंस। तो पहला रूल क्या है? ट्रेन आर मस्ट डिपार्ट एट 6 AM। ट्रेन आर को 6 AM पे डिपार्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम समराइज़ कैसे करेंगे? रूल 1 क्या है कि ट्रेन आर को 6 बजे डिपार्ट करना चाहिए। इसको हम कहेंगे R = 1। इससे पहले आप एक और चीज़ देखें, हम ये करते हैं कि जो भी टाइम है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, इनको हम नंबर दे देते हैं, हम नंबरिंग कर देते हैं। 6 AM को हम 1 कह देंगे, 7 को 2, 8 को 3, 9 को 4, 10 को 5, 11 को 6 और 12 को 7। ये भी देखें आप, 6 AM लिखना उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 लिखने के टाइम कम लगेगा। तो देखें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टाइम कम से कम लगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी हम 1 की बात करेंगे इसका मतलब है, उसका क्या मतलब है? 6 बजे। 2 की बात करेंगे तो 7 बजे, ठीक है, सो ऑन। सो ट्रेन आर को डिपार्ट करना पड़ेगा 6 बजे। इसको हमने समराइज़ कैसे किया? ट्रेन आर शुड बी इक्वल टू 1। 1 का क्या मतलब है? ये 6 बजे जाएगी, ठीक हो गया। इसको हमने समराइज़ कर लिया। ट्रेन वी मस्ट डिपार्ट लेटर देन ट्रेन टी एंड आल्सो लेटर देन एस, के वी को एस और टी के बाद जाना चाहिए। इसको क्या किया है? वी इज़ ग्रेटर देन टी एंड एस, के वी ट्रेन को ट्रेन टी और ट्रेन एस के बाद जाना चाहिए, ठीक हो गया। सो हमने इसको समराइज़ कर दिया, v इज़ ग्रेटर देन टी एंड एस, के v को t और s के बाद डिपार्ट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड रूल क्या है? ट्रेन्स u, w एंड x मस्ट डिपार्ट ऑन कंसेक्यूटिव आवर्स इन दैट ऑर्डर, कि इन तीनों ट्रेन्स को एक ही ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है? u, w एंड x, इनको एक ही अरेंजमेंट में इकट्ठे आना चाहिए। तो इनको हम सिंपल लिख सकते हैं u, w, x डिपार्ट कंसेक्यूटिव इन द सेम ऑर्डर, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं u
इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स। इसका भी क्या मतलब है कि इन तीनों को एट अ टाइम इकट्ठे आना चाहिए, या इसको हम सिंपल लिख भी सकते हैं, ये आसान रूल है, इसको समझना, ठीक है। अब आप यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करें कौन सा बेसिक रूल है, कौन सा रिलेशनशिप रूल है। उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की वजह से। पहला रूल देखें, ट्रेन आर मस्ट डिपार्ट एट 6। उसने आपको बता दिया कि 6 बजे जाएगी, सो मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, ये क्या होगा, बेसिक रूल। सेकंड को देखें, ट्रेन वी मस्ट डिपार्ट लेटर देन ट्रेन टी एंड एस। अब देखें वी टी और एस पे डिपेंड कर रही है, या टी एस वी पे डिपेंड कर रहे हैं, सो दिस इज रिलेशनशिप रूल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, इन तीनों को इकट्ठे आना है, तो ये दो एक से ज़्यादा तरह से आ सकते हैं इकट्ठे, इनका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, ये भी रिलेशनशिप रूल है, ठीक है। सो आपने स्टेटमेंट को पढ़ा, उसके तमाम रूल्स को आपने क्या कर दिया, उसको आपने समराइज़ कर दिया, और यहाँ पे स्पेसिफिकली जितने भी आवर्स हैं उनको हमने साइन कर दिए, नंबर साइन कर दिया, 6 AM 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ़ ट्रेन एक्स इज स्केड्यूल्ड टू डिपार्ट एट 9 AM देन ट्रेन वी मस्ट बी स्केड्यूल्ड टू डिपार्ट। अब उसने x को लिमिट कर दिया। अब देखिए हमें रूल्स में हमारे पास x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक और कंडीशन, उसने एक और रूल डिफाइन कर दिया। तो ये भी एनालिटिकल गेम की स्ट्रक्चर होती है कि आपको जो रूल्स दिए जाते हैं उसके अलावा आपसे एक और भी रूल, हर क्वेश्चन के अंदर एक और भी रूल दिया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, हमने जो तमाम रूल्स पहले दिए हुए हैं उनको भी सेटिस्फाई करना है, और जो क्वेश्चन में रूल है उसको भी सेटिस्फाई करना है, ठीक है। जैसे आपका रूल इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर रूल क्या है, इफ़ ट्रेन एक्स इज स्केड्यूल्ड टू डिपार्ट एट 9, कि उसने एक्स को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया 9 पे, देन ट्रेन वी मस्ट स्केड्यूल टू डिपार्ट। तो ट्रेन वी कब अपने स्टेशन से डिपार्ट होगी। तो इसको देखते हैं, तमाम रूल्स को 1 by 1 फॉलो करते हैं। पहले आप रूल 1 देखें। रूल 1 क्या था कि आर को 6 बजे जाना चाहिए, आर ट्रेन को। तो उसका क्या मतलब है, आर को हम असाइन कर देंगे 1, ठीक है, 6 AM 7 8 अप टू सो ऑन। आर इज इक्वल टू 1 के आर कितने बजे जाएगी, 6 बजे। अब इसके बाद आप रूल 3 देखें, वो ज़्यादा आसान था। रूल 3 क्या था कि यू डब्ल्यू एंड एक्स ये क्या होंगे, इनको आपने इकट्ठे रखना है, ये जब भी जाएंगी ट्रेन इकट्ठी जाएंगी। तो इनको हम कह देंगे कि अगर 1 पे आर है तो 2 3 4 पे हम क्या कर देंगे, यू डब्ल्यू और एक्स को रख देंगे, ठीक हो गया ना, सही है। और अब रूल 2 क्या था, रूल 2 ये था कि जो वी है, वी आपका एस और टी के बाद आना चाहिए। तो देखिए उसके अब 2 लोकेशन है, आर आपका फिक्स हो गया, ठीक है, और यू डब्ल्यू और एक्स वो आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आप इसकी जगह ये लिखें, यहाँ पे u है, यहाँ पे w है और यहाँ पे x है। तो 6 बजे आपका r जाएगा, 7 बजे u, 3 और 8 बजे w, 9 बजे x। अब आपने सेकंड रूल क्या था कि v को s और t के बाद आना चाहिए। तो लाजमी तौर पर v क्या आएगा, एंड पे आएगा, और s और t यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब s इस टाइम पे जाएगा, t इस टाइम पे, और v जो है इस टाइम पे जाएगा। तो देखो तीनों रूल्स हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया अरेंजमेंट में। पहला रूल क्या था कि r 6 बजे जाएगी, तो हमने उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। तीसरा रूल क्या था कि ये तीनों ट्रेनें इकट्ठे जाएँ, तो यहाँ पे देखिए इनको हमने इकट्ठे रखा हुआ है। और दूसरा रूल क्या था कि v को s और t के बाद जाना चाहिए, तो यहाँ पे हमने v को s और t के बाद ही रखा हुआ है, ठीक है। तो तमाम रूल्स हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हुए हैं। सो हमारी अरेंजमेंट क्या बनी है, r u w x s t एंड v। और इसमें जो ये रूल है कि ट्रेन x 9 बजे जानी चाहिए, ये भी देखें सेटिस्फाइड है। x कहाँ पे आ रहा है, 4 पे, और 4 कौन सा टाइम है, 9, 6 7 8 एंड 9। तो देखिए ये रूल भी हमारे पास सेटिस्फाइड है। तो अब हमसे क्या पूछा गया कि ट्रेन v कितने बजे डिपार्ट होगी। तो देखिए ट्रेन v किस नंबर पे आ रही है, 7 पे, और 7 किसके करस्पॉन्डिंग है, 12 AM। सो ट्रेन v मस्ट डिपार्ट एट 12 AM, ठीक है। यूजिंग समराइजेशन वी रीच्ड आवर आंसर। सो ट्रेन v जो है वो 7 बजे स्टेशन से डिपार्ट होगी। इफ़ ट्रेन t एंड u आर स्केड्यूल्ड टू डिपार्ट एट AM एंड 9 AM। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको एक और रूल दे दिया गया, क्वेश्चन के अंदर रूल दे दिया गया। वो क्या है कि अगर आपकी t ट्रेन वो 8 बजे जाए और u वो 9 बजे जाए रिस्पेक्टिवली, देन ट्रेन s मस्ट बी स्केड्यूल्ड टू डिपार्ट एट। तो आपने ट्रेन s की लोकेशन बतानी है। इसमें भी आप देखें
तीन पहले रूल जो स्टेटमेंट के अंदर थे, और चौथा रूल क्या हो गया कि आपने टी को भी 8 बजे रखना है और यू को भी 9 बजे रखना है। तो बताएं एस कितने बजे जाएगी। ठीक है, अब इन रूल को सेटिस्फाई करते हैं। देखें, सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या था कि आर को 6 बजे जाना चाहिए, तो इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। और इस क्वेश्चन में क्या रूल था कि टी को जाना चाहिए 8 बजे, तो हम टी को कहाँ फिक्स करेंगे 8 बजे पे। ठीक है, 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे, और यू को 9 बजे, तो यू उसके साथ आ जाएगा। इसका मतलब है आर यहाँ पे फिक्स हो गया 1 नंबर पे, टी 3 पे और यू 4 पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारा रूल 3 क्या था। वो ये था कि यू, डब्ल्यू और एक्स इकट्ठे आएंगे। तो देखें यू, डब्ल्यू और एक्स वो कैसे इकट्ठे आ सकते हैं। हम यू के साथ डब्ल्यू और एक्स को प्लेस कर देंगे, तो देखें यू, डब्ल्यू और एक्स इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है, हम डब्ल्यू और एक्स को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो प्लेस ही एक है। हम क्या चाहते हैं कि डब्ल्यू, यू और एक्स इकट्ठे हैं, तो यू तो यहाँ पे फिक्स हो गया। अब साथ डब्ल्यू और एक्स को लाजमी साथ आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको डब्ल्यू और एक्स को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये थर्ड रूल हमारा यही था ना कि यू, डब्ल्यू एक्स इकट्ठे आने चाहिए, तो ये थर्ड रूल भी फॉलो हो गया। अब एक रूल रह गया, वो रूल 2 है, और वो क्या था कि वी को एस और टी के बाद आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास ये पोजीशन फिल हो गई। अब एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है। टी फिक्स हो गया यहाँ पे, अब एस यहाँ पे आएगा और वी एंड पे आएगा। उसकी क्या रीज़न है कि वी को एस और टी के बाद आना चाहिए। ये हमारा सेकंड रूल यही था ना कि वी शुड बी ग्रेटर देन एस एंड टी, कि वी को एस और टी के बाद आना चाहिए। तो आप देखें हम फिर वी को हम यहीं पे फिक्स करेंगे, यहाँ पे हम वी को फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि अगर वी को यहाँ पे फिक्स करेंगे, एस को वहाँ पे फिक्स करेंगे, तो वी तो एस से पहले आ रहा है लेकिन वी को बाद में जाना चाहिए। सो वी की प्लेस ये है और एस की प्लेस क्या होगी, डेफिनेटली वो ये प्लेस होगी। ठीक है, तो अब देखें एस की पोजीशन क्या है। एस इज़ एट नंबर 2 एंड नंबर 2 वाले क्या टाइमिंग है 6 AM एंड 7 AM। सो ट्रेन एस विल डिपार्ट एट 7 AM। ठीक हो गया, तो इसमें भी आपने बिल्कुल उसी तरह रूल्स को फॉलो करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखें, हमें एक और क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 3 ट्रेन्स इन अ सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन विच दे कुड बी स्केड्यूल टू डिपार्ट कंसेक्टिवली। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए और उसमें अरेंजमेंट देंगे सिर्फ 3 ट्रेन्स की, 3 ट्रेन्स, और आपसे पूछा गया कि बताएं कौन सा अरेंजमेंट आपका वैलिड है। तो आपके पास टोटल कितनी ट्रेन्स हैं, 7 ट्रेन्स हैं, आपने सिर्फ 3 को बताना है। तो इस पे देखें आप, इसके ऊपर डायरेक्ट आपका रूल 3 अप्लाई करें डायरेक्ट। वो क्या है, यू, डब्ल्यू एंड एक्स शुड डिपार्ट इन सेम ऑर्डर। ठीक हो गया, तो देखें यहाँ पे यू आ रहा है, तो यू को तो किसके साथ होना चाहिए था, डब्ल्यू और एक्स के साथ, लेकिन यहाँ पे यू, टी और आर के साथ है, सो दिस इज डिस्कार्डेड। सिमिलरली यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू को तो यू और एक्स के साथ होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, टी और एस के साथ है, आल्सो डिस्कार्डेड। यहाँ पे देखें एक्स, तो एक्स को क्या होना चाहिए था, वो तो डब्ल्यू और यू के साथ होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, टी और डब्ल्यू के साथ है, डिस्कार्डेड। नाउ लुक एट दिस, डब्ल्यू, एक्स एंड यू आर कंसेक्टिव, इनका डिपार्ट क्या होगा, कंसेक्टिवली होगा, इकट्ठे आ रही हैं। तो देखें यू, डब्ल्यू, एक्स को इकट्ठे होना चाहिए था, तो ये रूल 3 को फॉलो कर रही हैं। ठीक हो गया, सो डी इज़ आवर राइट ऑप्शन। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, हमने पहले बात की कि हम तमाम क्वेश्चंस पे जितने भी रूल्स हैं सबको अप्लाई करेंगे और उनको अप्लाई करके देखेंगे, लेकिन ये लाजमी नहीं है। अक्सर ये होगा कि किसी क्वेश्चन पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखें, अब अगर इसके ऊपर हम रूल 1 और 2 अप्लाई, हमने देखा सिर्फ रूल 3 अप्लाई किया है, 1 और 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 के अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तो हमसे पूरा अरेंजमेंट पूछा होता 7 ट्रेन्स का, तो फिर हम सबको चेक करते, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ट्रेन ही 3 दी गई। ठीक हो गया, जैसे पहला रूल फॉर एग्जाम्पल क्या था कि आर को आना चाहिए 6 बजे या 1 पे आना चाहिए। अब हमें सिर्फ 3 ट्रेन जो है उनकी बात करनी है। अब इसमें हमें नहीं पता कि आर कहाँ पे, वो पहले पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो इसमें रूल 1 का कोई ताल्लुक नहीं है। और रूल 2 क्या था, रूल 2 ये था कि वी, एस और टी के बाद आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे वी है ही नहीं, तो अब वी एस से पहले आ रहा है नहीं आ रहा, हमें उससे गर्ज ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमारा रूल यहाँ पे अप्लाई कौन सा होगा, वो 3rd होगा। ठीक है ना, तो लाजमी नहीं है कि आप हर रूल को हर क्वेश्चन पे चेक करें। अगर तो वो एप्लीकेबल हैं या उसकी कंडीशन बन रही तो आप चेक करें। मतलब अगर आपको पूरी ट्रेन्स का अरेंजमेंट दिया होता फिर आप सबको चेक करते, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ट्रेन की बात की गई, तो बाकी जो है वो उसको चेक करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ रूल 3 चेक करेंगे। ठीक, क्योंकि वही यहाँ पे उसकी सेंस बन रही है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना, तो इसको आप इस तरह करेंगे। सो डी इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। If train W is scheduled to depart at 11 AM,
ट्रेन वी मस्ट बी स्केड्यूल टू डिपार्ट एट। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में आपको एक फर्दर रूल दे दिया गया कि अगर ट्रेन डब्ल्यू वो 11 बजे डिपार्ट होती है तो वी को कब स्टेशन से निकलना चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, तमाम रूल्स को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रूल 1 वो से क्या है, सिंपल, आप आर को फिक्स कर दें 1 पे कि आर आपका 6 बजे जाएगा। इसके बाद रूल 3 देखें, वो रूल 3 क्या है कि यू डब्ल्यू और एक्स इकट्ठे आने चाहिए। तो देखें यहाँ पे हमने क्या किया, यू डब्ल्यू और एक्स को हमने यहाँ पे इकट्ठे प्लेस कर दिया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यू डब्ल्यू एक्स को हम इधर भी तो रख सकते हैं। मतलब मैं अगर चाहूँ कि यू यहाँ रखूँ, डब्ल्यू को यहाँ रखूँ और एक्स को यहाँ रखूँ, तो ये भी तो ठीक है ना अरेंजमेंट। क्योंकि मकसद क्या है हमारा, रूल 3 क्या है कि हमने तीनों को इकट्ठे रखना है। तो देखें यू डब्ल्यू और एक्स यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। सो इसकी ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है और ये भी बन सकती है। लेकिन फर्दर देखें, आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि डब्ल्यू इज स्केड्यूल टू डिपार्ट एट 11। अब उसने डब्ल्यू को भी फिक्स कर दिया है कि डब्ल्यू जो है वो 11 पे आएगा। तो 11 कौन सा टाइम है, 6 के करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब है डब्ल्यू इज आल्सो फिक्स्ड। तो डब्ल्यू यहाँ पे फिक्स हो गया। अगर डब्ल्यू यहाँ पर है तो लाजमी तौर पर यू और एक्स यहाँ पे आएंगे। अगर अब यू और एक्स अब ये यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आएंगे तो ये फिर इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है, सो इस केस में हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा रूल आ गया कि डब्ल्यू आप 11 बजे डिपार्ट होगी और 11 किसकी करस्पॉन्डिंग है, 6 के। ठीक है, सो डब्ल्यू यहाँ पे, यू यहाँ पे और एक्स यहाँ पे। ये आप समझ रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, हमने पहले बात की थी। दिस इज 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 AM। ठीक है, सो 11 AM पे डब्ल्यू फिक्स हो गया और यू और एक्स उसके साथ लाजमी आएंगे अकॉर्डिंग टू रूल 3। ठीक है, अब रूल 2 क्या है। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. हमारी कौन कौन सी लोकेशन फिल हो चुकी हैं। फर्स्ट लोकेशन फिल हो चुकी है हमारी, और ये भी फिल है, ये भी फिल है और ये भी फिल है। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 लोकेशन रह गई, इनको हमने फिल करना है। तो रूल 2 क्या था कि वी शुड बी प्लेस्ड, और इसका जो डिपार्चर है वो एस और टी के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एस और टी के बाद ये कैसे आ सकता है, 3 पोजीशन है, तो वी को तो एस और टी के बाद आना चाहिए। तो वी को यहाँ पे रख दें, एस और टी को यहाँ पे रख दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एस और टी यहाँ पे भी आ सकता है, टी यहाँ पे भी आ सकता है, एस यहाँ पे भी आ सकता है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, लेकिन वी क्या आएगा, इन दोनों के बाद ही आएगा। सो यहाँ पे आप एस कर दें, यहाँ पे टी और यहाँ पे वी। तो देखिए अब आपका रूल 2 भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक हो गया। सो तमाम रूल्स को फॉलो करके हमारे पास जो अरेंजमेंट आई वो क्या, ये आर एस टी वी यू डब्ल्यू और एक्स, और हमें क्या बताना है, लोकेशन ऑफ वी। तो वी कितने बजे डिपार्ट होगी, एट लोकेशन 4 एंड 4 इज 9 AM। सो आवर करेक्ट आंसर इज 9 AM। अब इसमें आपके क्वेश्चन में अगर आपसे लोकेशन पूछी होती एस की, कि बताएं एस की क्या लोकेशन है, तो आप इसको कैसे बताते हैं। क्वेश्चन में चेंजिंग आ सकती है ना, कि अगर एस की पूछी होती है आपसे लोकेशन, तो आप देखें एस की लोकेशन देखें, फिर एस यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि रूल 2 तो ये है ना कि वी को बाद में आना चाहिए। ये कोई कंडीशन नहीं है कि एस पहले आए या टी पहले आए। एस और टी आपस में एक दूसरे के साथ सफ़र हो सकते हैं, सिर्फ क्या है कि वो वी से पहले आने चाहिए। तो हमारे पास अब एस का डिपार्चर 7 AM पे भी हो सकता है और 8 AM पे भी हो सकता था। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन भी उसी के करस्पॉन्डिंग होंगे। और इसी तरह अगर टी का पूछा होता तो टी 7 AM पे भी जा सकती है और 8 AM पे भी जा सकती है। ठीक है, तो आपके डिपेंड करता है कि किस चीज़ की लोकेशन पूछी हुई है, तो उसके मुताबिक आप उसको फिल करेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी की जो आपकी होगी लोकेशन वो क्या होगी, 9 AM होगी। ठीक हो गया ना। तो आप देखें हमने अभी तक जितने भी इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या है, हमारे पास एक अरेंजमेंट थी, और तमाम अरेंजमेंट को हम उसको फिल कैसे कर रहे हैं, हम अब सिंपली अपनी लोकेशन को फिल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तमाम रूल को अप्लाई कर रहे हैं। पहले फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, फिर सेकंड या थर्ड कर रहे हैं। जो इजी होता है, जो भी रूल आसान हो वो आप पहले अप्लाई कर दिया करें। ठीक है, बाकी रूल को बाद अप्लाई करें। और कुछ क्वेश्चंस के अंदर भी मैं कुछ रूल दिए होंगे वो भी हम अप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास एक वैलिड सीक्वेंस बन जाएगा। तो फिर जो मर्जी क्वेश्चन पूछा हो आप उस सीक्वेंस से उसको क्वेश्चन को बता सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट आवर एट विच
ट्रेन एस कैन बी स्केड्यूल टू डिपार्ट, लेटेस्ट आवर। अब लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो टाइमिंग है वो है 6 AM, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 एंड 12। अब लेटेस्ट का मतलब ये है कि एंड पे कौन सी आएगी, लेटेस्ट का ये मतलब है, ठीक है। लेटेस्ट का ये मतलब नहीं कि स्टार्ट में कौन सी आएगी, लेटेस्ट का क्या मतलब है कि एंड पे कौन सी आएगी, ठीक है। व्हाट इज़ द लेटेस्ट आवर एट विच एस कैन बी स्केड्यूल टू डिपार्ट, कि एस जो है उसका लेटेस्ट आवर कौन सा होगा। तो इसको हम देखें, आप रूल 2 देखें। रूल 2 में क्या है कि जो वी है ना वो एस और टी के बाद आना चाहिए। हमने किसके बताना है, एस का, कि एस मैक्सिमम कितना लेटेस्ट हो सकता है, क्या मतलब एस 12 बजे होगा, 11 बजे होगा, 10 बजे होगा, कितना लेटेस्ट है या कितनी देर से आएगा। तो आप देखें, आप रूल 2 को देखें कि रूल 2 में यह है कि अगर ये टी है और ये एस है तो वी को हमेशा इन दोनों के बाद आना चाहिए ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एस को अगर हम प्लेस कर दें 12 AM पे तो क्या हमारा रूल 2 सेटिस्फाई हो सकता है, हरगिज़ नहीं होगा। वजह क्या है, क्योंकि हमने वी को तो एस के बाद रखना है, लेकिन वी 12 पे आ गया, इसके बाद पोजीशन ही नहीं है, तो रूल 2 फॉलो ही नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हम एस को 12 बजे नहीं रख सकते, इसका लेटेस्ट आवर 12 AM नहीं हो सकता। अगर इसको हम यहाँ से ख़त्म करें तो यहाँ पे लाजमी तौर पे क्या आएगा, वी आएगा ना। अब इससे पहले ऐसा आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा आ सकता है और यहाँ पे टी आ सकता है, या यहाँ पे ऐसा आ सकता है और यहाँ पे भी टी आ सकता है। लेकिन हमने क्या बताना है, लेटेस्ट आवर। तो लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट क्या था 12, लेकिन 12 बजे आपका एस नहीं आ सकता क्योंकि उसके बाद वी को आना है। उसके बाद क्या है 11, तो देखिए 11 पे आपका एस आ सकता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन योर राइट आंसर इज 11 AM, ठीक हो गया। तो आपका जो एस है वो डिपार्ट करेगा कितने बजे, 11 बजे, ठीक हो गया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। अब आप, तो हमारा जो आज का सबसेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जैसे स्टार्ट में हमने बात की कि इसमें प्रीरिक्विजिट क्या था, डेट वाज कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन आप कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप कंसंट्रेशन कम्स आउट ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हंगर। इन दोनों का जो है अमलगमेशन है, इन दोनों का कम्बिनेशन है आपकी कंसंट्रेशन। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। तो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और आपके पास मेथड नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अभी जो हमने जितने भी टूल्स यूज़ किए हैं उनके ऊपर आपको ग्रिप हो, उनकी बेसिक का पता हो, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगर आज की चीज़ें आपको समझ आ गई तो आपको एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रैक्टिस योर क्वेश्चन। और जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। दूसरी चीज़ क्या है, हंगर। अब ये हंगर कौन सा है, ये वो वाला हंगर नहीं है जो इफ्तारी के वक्त हमें भूख लगी होती है, ठीक है। दिस इज नॉट दैट हंगर। ये हंगर ये है शौक। आप अपने अंदर शौक पैदा करें। और शौक कैसे पैदा होगा, शौक उसी वक्त पैदा होगा, देखें अगर आप कोई भी अपनी हॉबी कर रहे हैं, कोई भी हॉबी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप क्या वो शौक से करते हैं या नहीं करते, डेफिनेटली आप वो शौक से करते हैं। अगर आपको कोई पढ़ने का कह दे तो क्या आप में शौक डेवलप होगा, बहुत मुश्किल काम है। तो आप सोचें कि आप जब एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो आप समझेगा आप अपनी हॉबी को परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब आपके ज़हन में हॉबी आएगी तो फिर आपके अंदर एक हंगर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, शौक। तो ये अगर दो चीज़ें आपके पास हैं देन आई विल गारंटी कि आपके अंदर ये जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपके अंदर कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हंगर, इन दोनों चीज़ों को अपने अंदर पैदा कर लें तो कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली आपके जो है वो आपके हाथ में होगा। और कंसंट्रेशन, और जब कंसंट्रेशन से आप क्वेश्चन करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई भी एनालिटिकल क्वेश्चन चाहे वो जितना ही मुश्किल है वो आप ना कर सकें, आप लाजमी तौर पे कर सकेंगे। और एनालिटिकल रीजनिंग की इंपॉर्टेंस का आपको थोड़ा सा टच देना लाजमी था कि एनालिटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, इसको अगर आप कहते हैं कि अंडर ग्रेजुएट के कोर्स में हम इसको छोड़ दें, किसी इंटरटेस्ट में है किसी में नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि फास्ट के इंटरटेस्ट में होता है, NTS के इंटरटेस्ट में वो एग्ज़ाम में होता है, बाकी कम ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये दोनों हमने एग्जाम देने नहीं, फॉर एग्जांपल मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा ज़हन में रखें जब आप आफ्टर ग्रेजुएट जाएंगे ना, ये चीज़ आपकी जान नहीं छोड़ेगी। एनालिटिकल रीजनिंग इज़ एवरीवेयर। किसी भी अगर फर्म ने या किसी भी जो आप कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर उसने आपको रिक्रूट करना है तो वो उसकी कोशिश ये होगी कि आपकी कंसेप्चुअल एबिलिटी चेक की जाए या प्रॉब्लम को टैकल करने की जो आपके अंदर एबिलिटी है वो चेक की जाए। और पेपर वर्क पे
वो चीज़ किससे चेक की जा सकती है? डेट इज़ एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बजाय इससे दूर भागने के इसके करीब आएँ, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.